हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे, कुछ एग्जांपल्स किए हुए थे क्वेश्चंस, और क्वेश्चन सोल्व करने के बाद इंटरेस्टेड क्वेश्चन था वो हम लोग आगे अब इस लेक्चर में पढ़ते हैं। अपने इस लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कन्फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलो या कंपाउंड बोलो, कंपाउंड्स। साइक्लिक में कौन कौन आता है आप लोग को पता होना चाहिए कि सबसे छोटा मेंबर का जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होगा वो 3 मेंबर का होगा, उससे बड़ा होगा 4 मेंबर का रिंग। ये ध्यान दोगे, ये सभी साइड बराबर हैं, सभी साइड बराबर है। उसके बाद 5 मेंबर का रिंग, हम लोग को जो स्टडी करना है ऑर्गेनिक में, ये सभी 5 साइड जो है बराबर है। और ये उसके बाद साइक्लोहेक्सेन। आप लोग को इसमें हम जब बोल दें कि ये एंगल कितना है तो कैसे बताओगे, ध्यान देना। तो एक तो आप बता सकते हो ये कि ये सर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, क्योंकि तीनों साइड बराबर हैं तो ये 60 डिग्री एंगल होगा। ध्यान देना, ये 60 डिग्री एंगल है बिल्कुल। उसमें आप बीच वाला इसको अगर बोल दें हम इसको बाहरी एंगल, और यहाँ ध्यान दो इस पॉइंट से सेंटर से इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये सेंटर है ट्रायंगल का, तो हम पूछ रहे हैं ये एंगल कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा। तो ध्यान दोगे एक प्लेन में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो एक कोण जो होगा 3 भाग में बांट दिए हैं उसको, 120 डिग्री होगा एक कोण, तो ये 120 होगा। मतलब अंदर वाला एंगल हम इसको मान लें कि ये अंदर वाला एंगल है तो ये 120, और ये बाहरी एंगल इसको मान लें तो ये 60 डिग्री है। इसी तरह से यहाँ अगर इस पॉइंट से हम ऐसे मिला दें, ये इस तरीक़ा से मिला दें, तो एक एंगल जो होगा ये 360 होगा टोटल। एक जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। 360 अपॉन n मतलब 4। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एंगल जो होगा, ये एंगल, इसको हम बाहरी एंगल मान लें, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, सभी 90 डिग्री होंगे। यहाँ से ये जो इंटीरियर एंगल अगर हम बताएं इसमें ये, तो एक ट्रायंगल को आपने क्या 5 भाग में डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा एक एंगल जो होगा 5 भाग में डिवाइड करोगे तो ये 72 डिग्री आएगा। 360 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा 72, 5 भाग में बांट दिए। और पेंटागन में जब सभी साइड बराबर होते हैं तो ये एंगल कितना होता है वो भी आप लोग को पता होना चाहिए, मैथ पढ़ते हो, 108 डिग्री, 108 डिग्री होता है। इसी प्रकार से यहाँ देखोगे तो इसमें बॉन्ड एंगल जो हो जाएगा, ये सभी कॉर्नर को मिला दो, तो ये एंगल जो हो जाएगा आपको इसमें ये 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। ये 120 डिग्री होगा। हेक्सागोन का एक एंगल 120 डिग्री होता है। आप गौर से देखो इसमें तो आपको दिखेगा कि दोनों ये अंदर वाला बाहरी वाला एंगल, अंदर वाला और बाहर वाला एंगल, अंदर वाला और बाहर वाला एंगल, अंदर वाला और बाहर वाला एंगल का सम जो है 180 डिग्री आता है। ध्यान दोगे दोनों का सम जो है, यहाँ देख लो, 120 प्लस 60 180, यहाँ 90 प्लस 90 180, 72 प्लस 108 180, और 60 प्लस 120 ये भी आ जाएगा 180। तो अगर हम ये अंदर वाला एंगल निकालना चाहे, या कहो बाहर वाला, सॉरी अंदर वाला, बाहर वाला एंगल निकालना चाहे, तो इसको क्या करोगे निकालने के लिए,
इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, मतलब उस साइड जो होना चाहिए यहाँ पर सभी साइड बराबर होना चाहिए, और साइड बराबर होगा तो इसके लिए क्या करना होगा, ध्यान दो। यहाँ हमने क्या किया है, 180 में से घटा दिया है, 180 में से अगर घटा देते हो 360 एक प्लेन में एंगल बनता है, और उनको इक्वल साइड से, n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इक्वल साइड्स, ये कर दोगे तो आपको वो एंगल आ जाएगा, इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाला एंगल आ जाएगा। कैसे आ जाएगा तो ध्यान देना, पहला में निकालते हैं इस एंगल को, 180 माइनस 360 अपॉन ये साइड जो है 3 है यहाँ पर, तो आ जाएगा 180 माइनस 120, सॉरी ये आ गया 60 डिग्री, सॉरी ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा बाहर, ये इसको हम मान लें इंटीरियर एंगल, इंटीरियर इसको मान लें और इसको भी उससे भी अंदर वाला मान लो, तो ये एंगल निकालने के लिए एक्सटीरियर बोल देते हैं यहाँ पर तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट यूज किए हैं जो भी चीज़ रहने दो। एक्सटीरियर एंगल ये बाहर हो जाता है, उधर मैथ में कुछ और होता है, तो ये आगे यहाँ पर भी करोगे तो 180 और माइनस 180 माइनस 360 अपॉन 4, 4 इक्वल साइड है, ये आ जाएगा आपको 90 डिग्री। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 180 माइनस 360 अपॉन 5, ये आ जाएगा कितना, 72 डिग्री, घटा दोगे ये आ जाएगा 108 डिग्री। ये भी 180 माइनस 360 अपॉन 6, ये आ जाएगा 120 डिग्री। तो इस तरीक़ा से हम लोगों ने एंगल निकाल लिया सभी का। तो एंगल से पता चल रहा है कि ये जो हाइड्रोकार्बन है इसको साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं, ये साइक्लोब्यूटेन है, और ये साइक्लोपेंटेन है, ये साइक्लोहेक्सेन है, सभी में हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। तो अब इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम लोग चेक करेंगे, कन्फर्मेशन से इसके बाद पढ़ेंगे। पहले चेक करते हैं कि कौन सा स्टेबल है ज़्यादा और कौन कम स्टेबल है। तो ध्यान दीजिएगा, ये एंगल हम हटा देते हैं, एक थ्योरी है बेयर स्ट्रेन थ्योरी, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। इन्होंने क्या कहा, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है ये, इन्होंने क्या किया, सभी हाइड्रोकार्बन को, ध्यान देना, ये साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन सभी साइड बराबर है, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन, इन सभी का स्टेबिलिटी बताने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एज्यूम कर लिया सभी कार्बन को एक ही प्लेन में, एज्यूम टू बी ऑल कार्बन एटम आर इन सेम प्लेन, सभी को सेम प्लेन में मान के इसके स्टेबिलिटी को बता दिया। इनका जो इंटीरियर एंगल बोलो या जो भी बोलो, ये एंगल हम बात करते हैं, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये 108 डिग्री, ये 120 डिग्री। इस एंगल को देख के इन्होंने इसका स्टेबिलिटी बता दिया। स्टेबिलिटी क्या है, ऑर्डर, उन्होंने बताया कि सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। जब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो बॉन्ड एंगल उस केस में 109 डिग्री 28 मिनट या कहो सिमिलर टू 109.5 डिग्री के आसपास होता है। इस एंगल को देख के उन्होंने इसका स्टेबिलिटी डिसाइड कर दिया।
स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड किया, उन्होंने बताया कि जब आप 109 डिग्री इस एंगल के आसपास जो एंगल होगा वो ज़्यादा स्टेबल रिंग होगा। कहने का मतलब हुआ कि इसके बिल्कुल क्लोज जो एंगल है वो है साइक्लोपेंटेन का 108 डिग्री के आसपास। उसके बाद इसके क्लोज जो एंगल है ये बहुत दूर है और ये भी काफ़ी दूर है इससे, ये ज़्यादा दूर है और ये उससे थोड़ा सा कम दूरी पे है। ये तो बहुत ही ज़्यादा दूर है इस एंगल से। इसके हिसाब से उन्होंने स्टेबिलिटी डिसाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा स्टेबल जो रिंग होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर इसके हिसाब से सबसे ज़्यादा रिंग जो स्टेबल होगा वो 5 मेंबर का रिंग होगा। फिर होगा इससे ज़्यादा स्टेबल होगा आपको ये, आप देख सकते हो कि इसमें और इसमें ज़्यादा अंतर है इन कंपेरिजन टू ये। तो उसके बाद जो स्टेबिलिटी होगा वो 6 मेंबर का रिंग। उसके बाद जो स्टेबल होगा 4 मेंबर का रिंग और उसके बाद 3 मेंबर का रिंग। काफ़ी ज़्यादा इसमें इसको बोलते हैं यहाँ पर कि जब एंगल 109 के आसपास है तो वहाँ पर एंगल स्ट्रेन मिनिमम होगा, इनका कहना था अकॉर्डिंग टू बेयर थ्योरी। जब 120 डिग्री हो गया, कहने का मतलब ये हुआ कि 109 से काफ़ी दूर है ये एंगल, तो यहाँ पर एंगल स्ट्रेन क्रिएट होगा, एंगल स्ट्रेन। और एंगल स्ट्रेन के कारण वो मॉलिक्यूल ज़्यादा अनस्टेबल होगा, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल और ये कम स्टेबल होगा। इस तरीक़ा से इसको आप मॉडल से भी फिल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है कि ये जब आप देख सकते हो इसमें 6 मेंबर का रिंग इसमें बना सकते हैं हम कि ये एंगल से इन्होंने पता कर लिया इसका स्टेबिलिटी, सभी कार्बन को एक ही प्लेन में मान के, जबकि ऐसा है नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं इस थ्योरी में तो आगे बढ़ेंगे, बताएंगे इस चीज़ को। जैसे ये वही बात हो गया, इनका कहना था कि हाइब्रिडेशन जब sp3 होगा तो बॉन्ड एंगल यही होना चाहिए, तभी जाके वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। अगर इससे कम होता है बॉन्ड एंगल काफ़ी कम, तब भी वो अनस्टेबल होगा, और इससे काफ़ी ज़्यादा होता है तब भी वो अनस्टेबल होगा। कहने का मतलब यही हुआ कि अगर कोई आदमी मान लो 40 रोटी खा रहा है या 30 रोटी खा रहा है, तो वो उसको 30 मिलेगा तभी वो जाके कंफर्टेबल फील करेगा। या हो सकता है उसको 30 के बदले 10 मिल जाए या 30 के बदले 40 मिल जाए, तो दोनों केस में उनको परेशानी होगी। मतलब 10 देख के भी उसको परेशानी है कि आधा पेट खाएंगे, और 40 देखने के बाद भी उसका हालत ख़राब हो जाएगा कि हम 30 के बाद 40 कैसे खा लें, क्योंकि वो 30 में ही कंफर्टेबल फील करेगा। तो यहाँ पर भी वही बात है कि जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो इस केस में जो बॉन्ड एंगल होगा वो पॉसिबल बॉन्ड एंगल जो है हम लोग जानते हैं 109 डिग्री 28 मिनट या कहो 109.5 डिग्री के आसपास होना चाहिए। ये बॉन्ड एंगल इससे ना ज़्यादा और ना इससे कम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस चीज़ को यहाँ पर देखते हैं कि इसमें और भी कुछ है या नहीं है। ध्यान दोगे, ध्यान दीजिएगा, ये आपको दिख रहा होगा कि ये ये हेक्सेन है। ये जो मॉलिक्यूल है ये आपको हेक्सेन है, इसमें 6 कार्बन दिख रहा होगा और 12 हाइड्रोजन दिख रहा होगा। तो जिगजैग डायरेक्शन में होता है, ये हमने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि वो जिगजैग डायरेक्शन में कार्बन अरेंज रहता है। तो ये आपको दिख रहा है कि ये हेक्सेन मॉलिक्यूल है। हम बनाते हैं इसमें साइक्लोहेक्सेन, मतलब आपको पता होना चाहिए कि इस ओपन चेन को कन्वर्ट करेंगे रिंग में तो 2 हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। एक रिंग के लिए एक DOU हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, तो 2 हाइड्रोजन हटाना होगा, क्योंकि टर्मिनेट जहाँ पर कर रहा है कार्बन, साइड वाले कार्बन को ही कनेक्ट कर सकते हैं, तब जाके वो रिंग बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से 2 हाइड्रोजन हम हटा दें, साइड एटम को हटाने के बाद यहाँ रिंग बना देते हैं, ये रिंग बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब इसी में हम लोग को समझना है, ध्यान दीजिएगा, ये 6 मेंबर का रिंग है। इन्होंने क्या किया, बेयर सभी कार्बन एटम जो रिंग में है ये चारों
सॉरी 6 कार्बन एटम, ये सभी कार्बन एटम को एक ही प्लेन में मान लिया, सभी मॉलिक्यूल को प्लेनर मान लिया और स्टेबिलिटी डिसाइड कर दिया। बाकी यहाँ पर कुछ और चल रहा है कि यहाँ पर हम लोग पढ़े हुए हैं टॉर्सनल स्ट्रेन, वंडरवाल स्ट्रेन, यहाँ पर सिर्फ उन्होंने एंगल स्ट्रेन को देख के स्टेबिलिटी को बता दिया, एंगल स्ट्रेन से ही ऐसा हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ और चल रहा है। जब प्लेनर होगा सभी ये कार्बन, तो ध्यान दीजिएगा कि ये हाइड्रोजन या कहो सभी हाइड्रोजन जो है एक दूसरे के साथ इक्लिप्स फॉर्म में होगा। और इक्लिप्स फॉर्म में होगा तो हम लोग जानते हैं इक्लिप्स फॉर्म में क्या होता है कि दो हाइड्रोजन अगर आमने सामने हो, ये हाइड्रोजन आमने सामने, तो वंडरवाल स्ट्रेन होता है ये एटम के बीच में। और उसके साथ साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि बॉन्ड के बीच टॉर्सनल स्ट्रेन भी होगा, आमने सामने इक्लिप्स फॉर्म में होगा। तो इस स्ट्रेन के कारण भी इस यहाँ पर स्टेबिलिटी चेंज हो सकता है। तो ये जो ऑर्डर है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑर्डर बदल जाता है। और इसका जो सही ऑर्डर है, इस थ्योरी का इसका जो सही ऑर्डर है स्टेबिलिटी का, ध्यान दीजिएगा, स्टेबिलिटी का कारण भी बताते चल रहे हैं। स्टेबिलिटी का सबसे ज़्यादा जो इसमें स्टेबल है वो है आपको 6 मेंबर का रिंग। ये तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी के हिसाब से था, जो कि ये इनकरेक्ट ऑर्डर है, इसको लिख सकते हो आप, इनकरेक्ट ऑर्डर है। करेक्ट ऑर्डर है साइक्लोहेक्सेन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। क्यों है, इसका रीजन बताते हैं। उसके बाद 5 मेंबर का रिंग है स्टेबल, उसके बाद 4 मेंबर का रिंग है, और सबसे लास्ट में 3 मेंबर का रिंग है। ध्यान देना, इन रियलिटी ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये करेक्ट ऑर्डर है, करेक्ट ऑर्डर। रियलिटी में क्या है कि 3 मेंबर का रिंग जो है, ये 3 मेंबर का रिंग सिर्फ यही प्लेनर है, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जो ये अपने कार्बन एटम को एक्सचेंज कर दें या अपने प्लेन से हटा दें कार्बन एटम को। इन सब के पास पॉसिबिलिटी है कि ये अपने कार्बन एटम को हटा सकता है, प्लेन को चेंज कर सकता है। तो ध्यान देना, साइक्लोहेक्सेन जो होता है इसका सबसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है चेयर फॉर्म। वो एक चेयर की तरह हो जाता है। जैसे ही चेयर की तरह होगा तो इसका जितना भी एंगल स्ट्रेन है सभी मिनिमाइज हो जाएगा। मतलब इसको आप देख सकते हो कि ये जो सभी कार्बन को एक ही प्लेन में लिया हुआ था, ऑल कार्बन एटम आर इन वन प्लेन, यहाँ पर इस प्लेन को इन्होंने चेयर फॉर्म में लाया, इसीलिए कि वो स्टैगर्ड, सभी हाइड्रोजन स्टैगर्ड हो जाता है इस तरीका से। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म में क्या दिखेगा आपको दिखाते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा कि ये जो है आपको दिख रहा होगा कि अब ध्यान दीजिएगा, सभी किसी भी 2 कार्बन को लो, तो हमने ये कार्बन और ये कार्बन लिया, तो दिख रहा होगा कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन के बीच में आ गया ये हाइड्रोजन, मतलब ये स्टैगर्ड हो गया। अब फिर इसके बीच भी ले सकते हो, देखो ये भी आपको स्टैगर्ड हो गया, ये भी आपको स्टैगर्ड लग रहा होगा। सभी कार्बन के अलोंग जो है अब हाइड्रोजन वो स्टैगर्ड हो गया। तो स्टैगर्ड हो जाने के कारण इसमें अंतर क्या आया, वो चीज़ हम लोग देखें कि स्टैगर्ड फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वो स्टैगर्ड हो जाता है हाइड्रोजन। इसमें टॉर्सिनल स्ट्रेन, ध्यान दोगे, स्टैगर्ड फॉर्म में हम लोग पढ़ चुके हैं कि बॉन्ड मैक्सिमम दूरी पर आ जाता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, टॉर्सिनल स्ट्रेन मिनिमम, टॉर्सिनल स्ट्रेन मिनिमम है। वंडरवाल स्ट्रेन भी स्टैगर्ड फॉर्म में मिनिमम होता है, ये सब पढ़ लिए हैं प्रीवियस लेक्चर में। और एक जो है यहाँ पर एंगल स्ट्रेन, ये भी आपको दिख रहा होगा कि सभी एंगल स्ट्रेन, ये जो था 120 डिग्री, जब इस फॉर्म में स्टैगर्ड फॉर्म में आता है तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आपको sp3 जो दिख रहा है वो भी मिनिमाइज होके एंगल स्ट्रेन भी मिनिमम हो जाता है 109 के आसपास, बिल्कुल। तो इसमें सभी तरह का स्ट्रेन, जितना भी स्ट्रेन है इस मॉलिक्यूल में, सभी मिनिमम होने के कारण इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ये मॉलिक्यूल जो है इसका हम लिख देते हैं, ये चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, चेयर फॉर्म में मोस्ट स्टेबल होता है। इसका और भी फॉर्म होता है, हम लोग पढ़ेंगे उसको भी। ये मॉलिक्यूल सिर्फ ये प्लेनर होता है, ओनली साइक्लोप्रोपेन इज प्लेनर,
ये प्लेनर होता है सिर्फ, ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। जैसे ये आपको दिख रहा होगा कि अब सभी कार्बन एटम जो है एक प्लेन में नहीं रहा, और सभी कार्बन एटम एक प्लेन में नहीं रहेगा तो वो नॉन प्लेनर हम लोग उसको बोलते हैं। यहाँ ध्यान दोगे, ये 5 मेंबर का रिंग जो है इसका स्टेबिलिटी, ये अपने सभी कार्बन एटम को एक प्लेन में जो था ये कार्बन, उसको हटा के ये इन्वेलप शेप में एग्जिस्ट करता है। इन्वेलप शेप में, इन्वेलप शेप में आने के बाद इसका क्या हो गया, तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम इसको बना के दिखाएं। इसमें एंगल स्ट्रेन भी था जब ये एक प्लेन में लिए होते, इसमें वंडरवाल स्ट्रेन भी था, इसमें आपको टॉर्सिनल स्ट्रेन भी था, इक्लिप्स फॉर्म में था हाइड्रोजन। कितना इक्लिप्स हाइड्रोजन था, तो ध्यान दोगे यहां पर सभी कार्बन पर 2-2 हाइड्रोजन था और सभी इक्लिप्स फॉर्म में थे, तो टोटल 12 हाइड्रोजन था इक्लिप्स इस फॉर्म में ध्यान दोगे। 5 मेंबर का रिंग होगा। फाइव मेंबर का रिंग होगा तो ध्यान देना, एंगल स्ट्रेन तो आपको हम दिखाए हैं अभी कि एंगल स्ट्रेन उसमें कम है इसके बनिस्पत। यहां पर इक्लिप्स हाइड्रोजन देखो, इक्लिप्स हाइड्रोजन जो है सभी कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा, सभी एक प्लेन में कार्बन, तो आपको सभी इक्लिप्स दिख रहा होगा। ये इक्लिप्स है, ये भी इक्लिप्स है, ये भी इक्लिप्स है, ये भी इक्लिप्स है, मतलब सभी कार्बन पर का हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ इक्लिप्स हाइड्रोजन। यहां 10 इक्लिप्स हाइड्रोजन है, ध्यान देना, इक्लिप्स हाइड्रोजन इसके तुलना में यहां कम है। लेकिन ये रियलिटी में जो है इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये कौन सा फॉर्म है, तो इसको बोलते हैं इन्वेलप शेप। इसमें क्या हो जाता है, आप लोग देखे होंगे कि लिफाफा में क्या होता है कि नहीं, हम लोग उसमें कट करके आगे ट्रायंगल्स टाइप से होता है, वो उसको चिपका देते हैं पलट के। तो उसमें क्या होता है कि ये इन्वेलप शेप में कोई भी एक कार्बन एटम ले सकते हो, आपको जो मन हो ले सकते हो, कोई भी कार्बन, एक एटम कार्बन, और उसमें वो वाला सिर्फ कार्बन एटम उठ जाएगा ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं इन्वेलप शेप। तो ध्यान दोगे, इन्वेलप शेप हो जाने के कारण क्या हुआ कि इसका सिर्फ 4 हाइड्रोजन इक्लिप्स रहा, बाकी हाइड्रोजन स्टैगर्ड हो गया। और आपको पता होगा कि स्टैगर्ड हो जाने के बाद क्या हो जाता है, वंडरवाल स्ट्रेन, टॉर्सिनल स्ट्रेन, ये सब मिनिमम हो जाता है और फिर वो स्टेबिलिटी को गेन करेगा। तो एक्चुअली रियलिटी में ये ऑर्डर है नहीं, बेयर्स अपने हिसाब से उन्होंने क्या किया, बॉन्ड एंगल को देख के सिर्फ डिसाइड कर दिया इसके स्टेबिलिटी को। बट इन रियलिटी बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी को जो अपोज किया वो बात ये था, जो वास्तविकता है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है 3D में। इन्होंने क्या किया था, सभी कार्बन एटम को 2D में ले लिया था, जो कि 2D में है नहीं, ये 3D में सभी कार्बन एटम है, सिर्फ साइक्लोप्रोपेन को छोड़ के। तो 3D में आ जाने के कारण इसका जो है वंडरवाल स्ट्रेन, टॉर्सिनल स्ट्रेन, इस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो हम लोग उस चीज़ को देख रहे हैं। यहाँ ध्यान दोगे कि इसमें जब इन्वेलप शेप में आया तो ये कार्बन, जहाँ से एक कार्बन उठेगा, ये कार्बन, ये तीनों कार्बन का जो हाइड्रोजन है, 3 दूना 6 हाइड्रोजन, सभी है स्टैगर्ड हो गया। ध्यान दोगे, ये ध्यान दो, ये कार्बन देख लो, ये दोनों कार्बन के बीच में ये आ गया, तो ये स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं इसको। फिर यहाँ पर भी देख सकते हो, ये दोनों कार्बन, ये दोनों कार्बन के बीच में ये हाइड्रोजन आ गया, स्टैगर्ड फॉर्म हो गया। लेकिन इसका जो पीछे वाला कार्बन है, ध्यान दोगे, पीछे वाला कार्बन, ये जहाँ पर ये इन्वेलप शेप बना है, इसको छोड़ के ये यहाँ पर 4 हाइड्रोजन अभी भी इक्लिप्स है। ये दो हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, ये देख सकते हो, ये इक्लिप्स है, लेकिन ये सब क्या हो गया है, स्टैगर्ड हो गया है। तो यहाँ पर अभी भी इक्लिप्स हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 4 बचा हुआ है, यहाँ इक्लिप्स हाइड्रोजन 0 हो गया था, सभी हो गया था स्टैगर्ड। तो यहाँ पर अभी भी ध्यान दोगे, वंडरवाल स्ट्रेन यहाँ भी है, लेकिन इसके तुलना में कम है क्योंकि 4 ही हाइड्रोजन है। टॉर्सिनल स्ट्रेन भी है यहाँ पर, लेकिन इसके तुलना में, चेयर फॉर्म की तुलना में कम होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, इक्लिप्स 4 ही है। तो यहाँ पर भी वंडरवाल, ये टॉर्सिनल स्ट्रेन है। एंगल स्ट्रेन यहाँ पर ध्यान दोगे, एंगल स्ट्रेन यहाँ पर वो जो यहाँ पर था उसके तुलना में यहाँ पर 109 के आसपास बिल्कुल चला जाएगा। तो वो यहाँ पर सिर्फ जो इक्लिप्स हाइड्रोजन है, ध्यान दोगे,
जो एक्लिप्स हाइड्रोजन है वहाँ वाला बॉन्ड एंगल में थोड़ा सा स्ट्रेन होगा, बाकी वाला जो ये उठ गया है जो कार्बन, वहाँ पर जो है एंगल स्ट्रेन घट गया होगा। आ जाते हैं 4 मेंबर के रिंग में। 4 मेंबर का रिंग जो है ये प्लेनर नहीं है, सभी कार्बन प्लेनर नहीं है, ध्यान दोगे। जब ये प्लेनर होगा सभी कार्बन एटम तो इसमें 8 एक्लिप्स हाइड्रोजन होगा, सभी कार्बन पर 2-2 हाइड्रोजन है, ये ध्यान दोगे 8 एक्लिप्स हाइड्रोजन होगा। और 8 एक्लिप्स हाइड्रोजन के चलते ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करता है, अपने फॉर्म को जो एक्सचेंज करता है, बदल देता है, वो होता है, एक्चुअली बदलता नहीं है, वो वैसा ही है उस चीज़ को। ये वेयर्स का थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है इस थ्योरी से। तो ये पकर्ड शेप में पाया जाता है, पकर्ड शेप। ये कैसा शेप होता है तो ध्यान दोगे, हाँ तो ध्यान दीजिएगा, ये पकर्ड शेप है। पकड़ शेप में क्या हो जाता है, ये तो आपको दिखा है कि सभी 4 एक्लिप्स हाइड्रोजन है, इसको टॉर्सनल स्ट्रेन वैन डर वाल्स स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा होने के कारण इसको क्या किया जाएगा, ये अपने फॉर्म को चेंज करेगा। वो पकड़ शेप क्या होता है ध्यान दोगे, 2 कार्बन प्लेन से उठा हुआ रहता है इस तरीक़ा से। तो जब इस फॉर्म में आएगा, ध्यान देना, इस फॉर्म में आएगा, ये इसको पकड़ शेप बोलते हैं, मतलब कोई भी 2 कार्बन उठा हुआ है, इस तरीक़ा से 2 कार्बन उठा हुआ है और 2 कार्बन नीचे है, ध्यान दोगे। तो ये जो स्थिति है इसमें आ जाने के कारण इसका जो एक्लिप्स हाइड्रोजन था 8, वो घट के कम हो जाएगा। तो ध्यान दोगे ये एक्लिप्स से आपको चेंज हो रहा होगा, थोड़ा सा ये स्टैगर्ड की तरफ जा रहा है, ये भी थोड़ा सा स्टैगर्ड की तरफ जा रहा है और ये भी थोड़ा सा स्टैगर्ड। सभी कार्बन जो है वो पकड़ शेप में आ जाने के कारण उसका हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है, उसका हाइड्रोजन आपको स्टैगर्ड हो जा रहा है। तो जिसके कारण यहाँ पर वैन डर वाल्स स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन, ये सब भी सब क्या हो जाएगा, मिनिमम घटते चला जाएगा, ध्यान दोगे। लेकिन एक बात याद रखोगे कि रिंग का साइज जितना बड़ा होगा, कहने का मतलब 6 में जो होता है यहाँ पर वो 109 के आसपास काफ़ी क्लोज हो जाएगा। ये जैसे जैसे रिंग का साइज घटते चला जाएगा, रिंग के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब रिंग जो है अनस्टेबल होते चला जाता है काफ़ी ज़्यादा, ध्यान दोगे। 3rd मेंबर का जो रिंग है, देख सकते हैं आपके 3 मेंबर का रिंग जब होता है तो 3 मेंबर के रिंग में आपको 6 एक्लिप्स हाइड्रोजन होगा। ये इसका कोई फॉर्म चेंज नहीं होता है क्योंकि ये रिंग ही इतना ज़्यादा आपको स्ट्रेंड आ गया, एंगल स्ट्रेन इतना हो गया है इसमें, क्योंकि 60 डिग्री बॉन्ड एंगल हो गया है। तो ये अपने कार्बन को ऊपर ना उठाएगा ना नीचे, जैसे ही ऊपर या नीचे करेगा किसी भी एक कार्बन को स्टैगर्ड करने के लिए तो इसका रिंग ही ब्रेक कर जाएगा। तो ये हाईली अनस्टेबल रिंग होता है, तो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है ये रिंग, ध्यान दोगे। ये बॉन्ड एकदम टूटने वाला होता है इसमें, ये इसीलिए ये मॉलिक्यूल क्या मजबूरी है इनके पास, स्ट्रेन होने के बावजूद भी ये सभी कार्बन को एक ही प्लेन में रखेगा। तो हम लोगों को अभी दिखा कि इसमें स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो सबसे ज़्यादा 5 मेंबर का नहीं 6 मेंबर का होता है, उससे कम स्टेबल होगा 5 मेंबर का रिंग, उससे कम स्टेबल होगा 4 मेंबर का, और उससे कम होगा ये 3 मेंबर का रिंग। अब आप ध्यान दोगे कि ये था सभी कार्बन जो था एक ही प्लेन में था। इसमें हम लोग देखे थे कि ये चेयर फॉर्म में आ गया था। तो चेयर फॉर्म में देखो, ध्यान दो क्या होता है, चेयर फॉर्म में कुछ इस तरीका का हो जाता है स्ट्रक्चर, ध्यान दोगे। इसमें एक कार्बन ऊपर, यहाँ पर आप इस पर बैठ सकते हैं, इस चारों कार्बन पर, इस पर मुंडी रखोगे और इस पर पैर रख सकते हो। तो ये चेयर फॉर्म इसलिए कहा जाता है इसको, ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू वेयर्स थ्योरी, वेयर स्ट्रेन थ्योरी के हिसाब से हम लोगों ने देख चुका था कि इसका स्टेबिलिटी क्या होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर था 5 मेंबर का रिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 6 मेंबर, फिर 4 और फिर 3 मेंबर। जो करेक्ट ऑर्डर नहीं था, इनकरेक्ट था, उन्होंने क्या किया था, सभी कार्बन एटम को एक ही प्लेन में मान के उसका स्टेबिलिटी डिसाइड कर दिया। बट इन रियलिटी जो है, जो नेचर को पसंद है, वो नेचुरली जो है कंपाउंड वो 3D में पाया जाता है। इन्होंने क्या किया था, सभी को 2D मान लिया था। एक प्लेन में मानने का मतलब ये हुआ कि 2 डायमेंशनल मान लिया था सभी को, ये 3D में पाया जाता है। तो इसका ये मॉलिक्यूल जो है सभी प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर है। इसके अकॉर्डिंग ये देखें हम लोग, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आया कि ये चेयर फॉर्म में, ये इन्वेलप शेप में, ये पकड़ शेप में ये प्लेनर होता है, सिर्फ ये प्लेनर होता है। अगर पूछे तो सिर्फ साइक्लोप्रोपेन जो होता है वो प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, बाकी ये नॉन प्लेनर होता है। तो वेयर के हिसाब से यही सिर्फ ठीक था कि ये प्लेनर था, और इस तरीक़ा से स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये करेक्ट ऑर्डर है। तो इसको आप याद रखोगे। इसमें कह रहा है क्या कि वेयर कंसिडर ऑल 4 साइक्लिक हाइड्रोकार्बन दैट इज
प्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन ऑल टू बी प्लेनर, सभी को प्लेनर उन्होंने मान के ये बात काम किया था। बट इन रियलिटी ओनली साइक्लोप्रोपेन इज प्लेनर। अभी हमने आपको बताया कि साइक्लोप्रोपेन सिर्फ प्लेनर है। साइक्लोब्यूटेन जो होता है, साइक्लोपेंटेन जो होता है, कह रहा है ये साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन का भी बात करो, लूज देयर प्लेनेटरी इन ऑर्डर टू मिनिमाइजेज द हाई टॉर्सनल स्ट्रेन क्रिएटेड ड्यू टू मोर नंबर ऑफ एक्लिप्स हाइड्रोजन। हम लोग ये चीज़ भी देखे थे कि एक्लिप्स हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा था पेंटेन में, हेक्सेन में, इन सब में 12, 10, 8 इस तरीक़ा से था उसमें एक्लिप्स हाइड्रोजन, जिसके कारण वैन डेर वाल्स स्ट्रेन और टॉर्सनल स्ट्रेन क्रिएट हो रहा था। उस स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए मॉलिक्यूल जो है खुद ब खुद इन नेचुरली बोलो कि वो चेयर फॉर्म में, एनवेलप शेप में और पकड़ शेप में पाया जाता है। तो साइक्लोब्यूटेन जो होता है वो पकड़ शेप में होता है, हम लोग देखे थे कि 2 कार्बन ऊपर और 2 कार्बन नीचे था रिंग का। साइक्लोपेंटेन में जो था वो एनवेलप शेप में पाया जाता है और साइक्लोहेक्सेन जो था वो चेयर फॉर्म में पाया जाता है। तो कह रहा है आउट ऑफ दीज 4 साइक्लोहेक्सेन इज द मोस्ट स्टेबल सिंस। कह रहा है क्या ये साइक्लोहेक्सेन जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसका कारण क्या है, साइक्लोहेक्सेन इन चेयर फॉर्म ऑल काइंड्स ऑफ, साइक्लोहेक्सेन का और भी फॉर्म पाया जाता है, बॉट फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म, ट्विस्ट बॉट फॉर्म, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है चेयर फॉर्म। इसका कारण क्या है, कह रहा है इन ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेन वैन डेर वाल्स स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन बिकम्स मिनिमम, इसमें होता है मिनिमम। तो नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि कैसे ये मिनिमम होता है, इस चीज़ को आप समझ सकते हो नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।